Hello students, welcome to Maths Master. Today we are going to study about natural resources, lesson number 8 of Gujarat Board. Okay, now see, first of all we will try to understand what is the meaning of a resource. Resource means anything that fulfills our need. जो भी हमारी ज़रूरत को पूरा करता है दैट इज़ नोन एज अ रिसोर्स, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं. ओके यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. फॉर एग्जांपल लैंड है, वाटर है. ओके दीज आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स and then how land as a resource that we are going to study in this chapter. Okay, so let's start. Human needs can be satisfied partially मतलब not fully or completely through resources. There are thousands of elements in the nature but we cannot call all of them resources. Okay, nature में बहुत सारे elements available हैं लेकिन वो सारे एलिमेंट्स रिसोर्स हैं ही ऐसा हम नहीं बोल सकते. ओके दीज एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्स ओनली व्हेन दीज आर यूटिलाइज मतलब यूज्ड बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज. देखो सर, अगर फॉर एग्जांपल नेचर से हम लोगों को कोल मिलता है, कोल COAL, तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये कोल है. ओके हम लोगों को उसकी क्वालिटी का पता होना चाहिए बिकॉज देर आर वैराइटीज़ ऑफ कोल. और फिर उस कोल को किस तरह से यूज़ करते हैं, ओके उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट होने चाहिए. वी शुड हैव अ डीप नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज़ अ पर्टिकुलर रिसोर्स. दैन ओनली विथ अ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स ओनली द रिसोर्स कैन बी वेरी यूजफुल टू अस. ओके इन other words, the thing on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them and the man has physical and intellectual capacity to utilize them can be called as a resource. तो देखो सर, किसी भी रिसोर्स को प्रॉपर यूज़ करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए. नंबर 1 नेचर. ओके कि पर्टिकुलर नेचर में वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए. दैन फिजिकल, दैट इज़ अ मैन. ओके मैन के पास इतना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए ओके कि किस तरह से वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करता है और उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करता है. ओके जैसे आपको मालूम है कि पहले हमको एग्रीकल्चर क्या था, फायर क्या था, ये मालूम नहीं था. लेकिन एक्चुअली में एग्रीकल्चर ग्रो करने की मतलब कोई भी क्रॉप ग्रो करने की कैपेसिटी लैंड के अंदर थी, बट कैसे उसको ग्रो करते हैं वो नॉलेज हमारे पास नहीं था. फायर वॉज देयर बट हाउ टू यूज दैट फायर दैट वी डिड नॉट नो. सो एज द ह्यूमन बीइंग बिकेम इंटेलेक्चुअल, जैसे जैसे वो इंटेलेक्चुअल बनते गए, जैसे जैसे वो एक्सपर्ट बनते गए, वैसे वैसे हम लोग जो है इस पर्टिकुलर रिसोर्स को और अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं. इन दिस वे एनी थिंग विच इज़ used to fulfill the human needs become a resource. In ancient time, man did not know about minerals buried within the land. So these were not the resource at that time. Okay? पहले हमारे पास resources, minerals available थे, लेकिन वो minerals अर्थ के अंदर buried थे और हमको उनका यूज़ मालूम नहीं था. So that minerals were not considered as resource during the olden days. Okay, yeah, okay sir, but today these are extremely useful due to their utility and developed technique of mining. Okay, the natural resource should have both the virtues मतलब quality of utility मतलब use and capability to work. Okay, हर रिसोर्स को यूज़ करना हमको आना चाहिए, उसके हम लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, तो ही वो रिसोर्स हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकता है. द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ 3 थिंग्स. मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसोर्स में 3 चीज़ें हम लोगों को चाहिए. वी नीड 3 थिंग्स. नंबर 1 नेचर, नंबर 2 मैन एंड नंबर 3 culture. Why culture?
because that resource should be culturally acceptable also. हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता. ओके किसी कल्चर में वो चीज़ें एक्सेप्ट है और किसी में एक्सेप्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल. तो अल्कोहल इज ऑल्सो रिसोर्स बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर culture. Okay, now let's see about the uses of resource. How resources are used. Now see, resources are used in a different way. Resources are used as a food. Okay, then resources can be used as a raw material. Resources can also be used as an energy resource. Okay, now let's see that resources are useful to us in many ways. We learn about its role gradually मतलब slowly. At every stage of human life, all activities from agriculture to industry ultimately depend on natural resource. Let us know more about it. Okay, now resource as a food. वो resource जो हम लोग as a food की तरह use करते हैं. Various food requirements of man are compiled मतलब made up by various resources. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its products, meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animal from reservoirs. देखो सर reservoirs क्या होता है? Reservoirs मतलब an area where particular species of animals are protected, that is known as a reservoirs. Honey prepared by honeybees etc. are used as food items. So all the things that we get from agriculture, that we get as a fruit or as a crop, okay, or all the milk and milk products, all the what you can say meat of domestic animals, then fish, okay, and all the animals that we get from reservoirs, okay, as a food, or you can say all the egg laying एनिमल्स, जो भी एनिमल्स एग को ले करते हैं, जिसके एग को हम लोग खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैन है. ओके, नाउ हनी प्रिपेयर्ड बाय द हनी बीज. दीज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स दैट वी यूज्ड एज अ फूड. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. वो रिसोर्स जो एज अ रॉ मटेरियल यूज्ड हो. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान. देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमको शुगर केन कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर में से. तो शुगर केन हुआ रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि शुगर केन में से ही शुगर बनेगी और शुगर केन में से ही जैगरी बनेगी. जैगरी मतलब गुड़. ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग रॉ मटेरियल. वेरियस गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, हाइड्स मतलब स्किन ऑफ एनिमल जो लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल ओर. बेटा ओर इज अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल, उसको ओर बोलते हैं. फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. सो दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल. वॉट एवर गुड्स वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और वॉट एवर आर द एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, हाइड, ओके, देन मीट, okay, then mineral ore, okay, these all things are our raw material. Resource as a raw material. Now resource as energy. Okay, now resource as energy. resource मतलब कि जिसके थ्रू हम लोग फ्यूल को जनरेट कर सकें. ओके, फॉर एग्जाम्पल coal, petroleum, natural gas as a fuel in the industry, as well as domestic fuel. Domestic fuel मतलब all the fuel that we use at homes. For example, LPG, biogas, then what you can say wood fire. Okay, so these all are the resource as a energy resource. Okay, yeah. Besides, energy can be generated through solar insolation with the help of solar electricity. Okay, then wind energy, sea waves. Okay, that is the tides and apps, and waterfall. Okay, sea waves मतलब यहाँ पे currents, tides and apps, and waterfalls मतलब hydroelectricity. So these all are the
resources that we use as a energy or as a fuel in industry or as a fuel in domestic work. Okay, yeah. Now see, now further we will go for types of resources. Now see, resources are mainly classified on the basis of ownership. On the basis of ownership मतलब क्या होगा? On the basis of ownership मतलब resources can be individual resource. Individual resource मतलब private property. Okay, the resource that are owned by an individual or a family. Okay, that is a land belonging to me only or a my building or my shop. Okay, so that will be our individual resource. Then national resource, all the resources that are owned by a country or a region. Okay, for example Lal Killa, so Lal Killa is a national resource, okay, that belongs to our country. Okay, then army, international trade, okay, these all things are our national resources. Indian Railway, so Indian Railway is a national resource. Okay, in the same way next is an global resource. Global resource मतलब all physical मतलब living or non physical मतलब non living resources which are used for human welfare, that is known as global resource. Okay, resources of common ownership of all the nations of the world. तो देखो सर, ग्लोबल रिसोर्स में मेनली क्या आता है? हमारे ओशंस. ओके, तो ओशंस क्या हो गए हमारे? ग्लोबल रिसोर्स. ओके सर, ठीक है सर. ओके, सो सी नाउ दीज आर द रिसोर्सेज दैट वी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. नाउ वी विल सी रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मतलब किस तरह से वो अवेलेबल हैं. सो let's see resources based on availability. Resources based on availability will go for what you can say as a it will go according to the distribution of area. Okay, distribution of area मतलब universal resource. Universal resource मतलब useful gases in atmosphere, okay, that are available everywhere. For example oxygen and nitrogen. So that will go for universal resource. Then generally available resources, वो resources जो easily सब जगह available हैं. For example land है, soil है, water है, pasture land है. Pasture land मतलब grazing area या grass land, उसको बोलते हैं pasture land. ओके, जहाँ पे हम लोग गायों को या कोई भी डोमेस्टिक एनिमल को चारा चरा सके. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग इज अ रेयर रिसोर्स. देखो वर्ड रेयर क्या सिग्निफाई करता है? रेयर मतलब मुश्किल से मिलने वाला. तो रेयर रिसोर्सेस दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस. हर जगह पे वो अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड प्लेसेस पे, यहाँ 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 बस इतनी जगहों पे ये लोग अवेलेबल है. दैट इज अ रेयर रिसोर्स. Okay, like minerals like coal, petroleum, copper, gold and uranium. Okay, these are the rare resource जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है. Then we are having a solitary resource. देखो सर, वर्ड आता है आपका solitary. Solitary को और ब्रेक करो, solo, SOLE. Okay, that means it is available only in one or two places. इक्का दुक्का जगह पर वो लोग अवेलेबल हैं. एक या दो जगह पर ही वो मिनरल्स मिलेंगे, बाकी जगह पर नहीं मिलेंगे. मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कोई एक या दो जगह पर ही वो अवेलेबल हैं. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ सॉलिटरी रिसोर्स. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन रेयर एंड सॉलिटरी. रेयर मतलब अवेलेबल हैं लेकिन लिमिटेड प्लेसेस पे, और सॉलिटरी मतलब अवेलेबल हैं पर खाली एक या दो जगह पर. ओके, ओनली एट वन और टू प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड. तो सी नाउ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिटरी रिसोर्सेज आर charolit which is available only in Greenland. Okay, charolit is a kind of mineral कि जो ओनली एंड ओनली ग्रीनलैंड पे अवेलेबल हैं. अब देखो सर, नाउ रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ओके बाय अदर मैथड्स
other methods also, and wherein these resources can be classified into two, renewable and non renewable. रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग वापस से रिन्यू कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिन्यूएबल, है ना, वापस से उसको रीयूज कर सके, दैट इज अ रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मतलब एग्जॉस्टेबल, एक बार यूज कर लिया वापस से यूज नहीं होगा. तो रिन्यूएबल इज ऑल्सो नोन एज नॉन एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल इज ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस. ओके, या some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible मतलब renewable. सोलार इंसोलेशन मतलब जितनी सोलार एनर्जी यूज करते जाएंगे हम लोग वापस से उसको रीजनरेट कर सकते हैं. विंड एनर्जी को रीजनरेट कर सकते हैं. बर्ड्स कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, देन एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. All the bioreserves that can be reproduced, okay, come under this category. Okay, these resources are called renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. For example, all the minerals, then all the coal, okay, natural gas, LPG, petroleum, etc. are included in this category. Okay, so this we have seen the resources that are mainly based on their usage, renewable resource and non-renewable resource. Okay, yeah. Okay, so now see, now for any resource there needs to be some planning and their conservation of resource. देखो सर, कोई भी रिसोर्स है ना उसको प्लानिंग के साथ हम लोग यूज़ करते हैं और उसको हम लोगों को कंजर्व करना पड़ता है. कंजर्व मतलब बचा के रखना पड़ता है. ऐसा क्यों? बिकॉज ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड. हमारी इच्छाएं, हमारा डिज़ायर कभी भी ख़त्म नहीं होता. आज ये चाहिए फिर कल वो चाहिए. वी ऑल आर डिमांड बाबा. कैसे हैं सर हम लोग? डिमांड बाबा. कोई ना कोई डिमांड हमेशा करते रहते हैं. ओके, लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट वाइल्ड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ड्यूरिंग द लास्ट 100 years usage of resources has increased very much due to extraordinary development in science and technology and due to population explosion. Population explosion मतलब sudden increase in population. अब देखो सर, जितना साइंस तरक्की करेगा, जितना डेवलपमेंट होगा, उतना यूसेज ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होते जाएंगे. ठीक है, पहले जो काम हम लोग हाथ से करते थे तो हम लोग रिसोर्सेज बचाते थे, लेकिन मशीन तो रिसोर्स बचा नहीं पाएगी. मशीन को तो जितनी क्वांटिटी लेनी होगी उतनी लेके और उतना वेस्टेज भी करेगी और रिसोर्स को और अच्छा बनाएगी. लेकिन मशीन्स के थ्रू रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं. ओके, तो देखो सर, एक तो आ गई हमारे पास साइंस, दूसरा आ गया टेक्नोलॉजी, तीसरा आ गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और यू कैन से सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. दीज आर द रीजन्स why resources are exploited more and more. Very bad implications are the effects, okay, will have to be experienced in future, okay, if a serious thought is not given to this matter. देखो सर, अगर हम लोगों ने रिसोर्सेज को बचाया नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस टाइम पे हमारे पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे. Okay, so it is the duty of us to conserve resources for future generation. Resources should be conserved and should be used rationally. Rationally मतलब properly with thinking. Okay, yeah. The word conservation is directly related to scarcity of resource. देखो सर, कोई भी चीज़ में इसको कंजर्व करो, इसको बचा के रखो, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसीलिए बोलते हैं बिकॉज देर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स. स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज.
कोई चीज़ की कमी होती है तो उसको बचाना पड़ता है ना। अगर कोई चीज़ अनलिमिटेड है तो कोई थोड़ी बहुत से बोलेगा कि इसको बचाओ और उसको बचाओ। ओके, या इफ रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेड मतलब यूज्ड टू मच एट द करंट रेट। एट द करंट रेट मतलब जिस तरह से अभी हम उसको यूज़ करते हैं। वेर रेट वेर दे आर एक्सप्लॉइटेड हैपाजेडली। हैपाजेडली मतलब केयरलेसली एंड इरेशनली मतलब इम्प्रॉपरली, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle। कहते हैं कि रिसोर्सेज को अगर हम लोग इसी तरह यूज़ करते गए, इसी तरह विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, विदाउट थिंकिंग रैशनली, अगर हम लोग इसको यूज़ करते गए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। ओके, इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूसेज, इट्स कंजर्वेशन एंड रीयूज। हमको क्या करने का है? रिसोर्स का प्रॉपर यूज, देन उसको बचाना, उसका कंजर्वेशन और उसको रीयूज करना। वी हैव टू रीयूज दैट रिसोर्स व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन लाइफ। ओके, ऑन लाइफ ऑफ अ ट्री और अ ह्यूमन लाइफ, द अरेंजमेंट मेड फॉर इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो देखो सर, वेन एवर देर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस कि ये चीज़ अभी ख़त्म होने वाली है, ये चीज़ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी, तो फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अब हमको इन चीज़ों को कंजर्व करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है सर? ओके, या तो दिस इज नोन एज अ कंजर्वेशन। Let us understand about planning and conservation of resources in detail। अब हम देखेंगे कि रिसोर्स को हम लोगों को किस तरह से प्लान करके उसको कंजर्व करना है। How we will plan for the resource and how we'll conserve it। First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized and probable resource of any region or a country as a unit। पहले हमको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि कौन सी कंट्री, कौन सी एरिया या कौन सी रीजन, कौन से रिसोर्सेज वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज नहीं यूज़ हो रहे हैं और कौन से रिसोर्सेज प्रॉबेबल रिसोर्स है। प्रॉबेबल मतलब यूज़ हो भी सकते हैं और यूज़ नहीं भी हो सकते हैं। तो that we have to make a list, okay, for utilized, unutilized and probable resource। Again I am saying probable मतलब can be used and cannot be used। Okay, yeah, the resources which are limited or renewable, they should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them। देखो सर, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास नॉन रिन्यूएबल हैं और जल्दी से हमको मिलते नहीं हैं, ऐसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना मतलब यहाँ पे यूज़ करना, उसका कम कर देना चाहिए या उसको साइंटिफिकली यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली विथ प्रॉपर मेजरमेंट एंड एवरीथिंग, अनलिमिटेड नहीं। ओके, और जितना हो सके उसको यूज़ ना करे, उसको बचा के रख दे, जब न ज़रूरत हो तो ही उसको यूज़ करें। देन अटेम्प्ट्स मतलब ट्रायल्स, कोशिश करना। Attempts should be made to develop those resources, the quantity of which can be increased। उन resources का यूज़ करें जिस resources की quantity को हम लोग बढ़ा सकें। मतलब we should use renewable resources or you can say non-exhaustible resources। Okay, yeah, okay, then the resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead should be used sparingly for future use। sparingly मतलब carefully। वो resources जो बहुत ही सस्ते हैं और वो resources जो easily available हैं, उनको हमको ऐसे यूज़ नहीं करना है बिना सोचे समझे, उसको वेस्ट करने का नहीं है, उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, साइंटिफिकली यूज़ करना है और ऐसे यूज़ करना है कि हम भी यूज़ करें और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसको हम लोग बचा के रख
सके. Those resources which are limited, which are in limited quantity, should be conserved. Finding its alternative option through technical development is favorable in long term. देखो, for example, solar energy, or you can say, for example, CNG gas, or we can say other gases. Okay? तो देखो सर, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है ना, उसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है. ऑल्टरनेटिव मतलब इसके बदले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं. और टेक्निकल डेवलपमेंट ऐसा होनी चाहिए कि वो रिसोर्स को हम लोग लंबा टाइम तक यूज़ कर सकें. नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड मतलब मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली. एनफोर्स मतलब put into practice. Okay, citizens should be well acquainted मतलब used to, or they should have a knowledge. Okay, citizens should be well acquainted with all the facts associated with rational use of resources, and a public awareness should be cultivated. Okay sir, so now further your chapters go with सॉइल फॉर्मेशन. कोई भी सॉइल होती है ना, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेर इन वेजिटेबल ग्रोस इज नोन एज अ सॉइल. द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज मतलब मेड अप of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity मतलब present of water in the soil, that is known as the humidity. Then comes the humus मतलब all the wastage of plants, animals, or you can say remains of animals. These all will be known as a humus. Okay, humidity मतलब present of water in the soil, or humus मतलब all the remains of plants and animals. Okay, that is a humus. And air are mixed up in it. तो देखो सर, सॉइल में क्या क्या मिक्सअप है. अलग अलग तरह के मिनरल्स. देन ह्यूमिडिटी, क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉइल. क्वांटिटी और यू कैन से क्वालिटी ऑफ ह्यूमस इज ऑल्सो डिफरेंट. देन देर इज ऑल्सो एयर इन द सॉइल. दीज ऑल थिंग्स मिक्स अप एंड दे फॉर्म अ सॉइल. अब देखो सर, सॉइल फॉर्म कैसे होता है. तो आपको मालूम है कि हमारे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ना, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं. पहले रॉक है, फिर सॉइल है, फिर रॉक है, फिर सॉइल है. तो जो ओरिजिनल रॉक है उसको बोलते हैं पैरेंटल रॉक, जहाँ पे सॉइल का बेस है. दैट इज नॉट द पैरेंटल रॉक. पैरेंटल मतलब ओरिजिन. द पैरेंटल रॉक लाई बिलो द सॉइल. Soil is formed due to material available through denudation. Denudation मतलब breaking of rock into small particles due to pressure. Okay, or you can say due to weathering. Okay, so that is known as denudation. जब बड़े बड़े रॉक्स जो हैं, पैरेंटल रॉक्स जो हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, तो धीरे धीरे वो टूट के चूरा बन जाते हैं और उससे बनता है सॉइल. ओके, बायोटिक रिमेन्स मतलब ऑल द डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमिडिटी एंड एयर मिक्सड अप विथ इट. अब ये जो सॉइल बनी ना, पत्थर टूट के सॉइल बनी, उसके साथ मिल गया ऑल द डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉइल. देन एयर, इन सब ने मिक्सअप करके बनाया सॉइल. इन अदर वर्ड्स, द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एनिमल्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप. अब क्योंकि इस सॉइल में बायोटिक रिमेन्स आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई, एयर आ गई, तो इस सॉइल को स्ट्रेंथ मिल गई. और इतनी स्ट्रेंथ मिली कि नाउ इट हैज़ अ कैपेसिटी टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेशंस. ओके, नाउ लेट्स गो विथ अ फर्दर टॉपिक ऑफ अ सॉइल. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सॉइल की फॉर्मेशन देखा. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सॉइल.
The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contain minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. Although their proportion matlab quantity, okay, although their quantity is not the same everywhere. Thus, soil is a layer or surface of matter formed due to mixture of saturated spread material of parental rock and vegetation, factors of denudation. सर फैक्टर्स ऑफ देखो डेन्यूडेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक, जो मैंने आपको आगे बताया. अभी फैक्टर्स क्या हैं डेन्यूडेशन के? तो फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन के फैक्टर्स हैं प्रेशर, एयर, वाटर और क्लाइमेटिक कंडीशन. इसके थ्रू पेरेंटल रॉक ब्रेक होते हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन: pressure, air, water, climatic condition. Factors of denudation prepares very thin layer through denudation of rocks. The humus formed due to disintegration or decay of vegetation or insect is added to it. मैंने आपको बताया ह्यूमस कैसे फॉर्म होगी. ह्यूमस फॉर्म होगी with the remains of plants and animals. Okay, yeah. These biotic elements play an important role for the development of vegetation. अब ये जो अगर सॉइल में ह्यूमस नहीं होगी, देखो फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि डेजर्ट की जो सॉइल है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड, उसको हम लोग सॉइल नहीं बोलते, उसको सैंड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस इतना अवेलेबल नहीं रहता. ओके, तो वो पानी भी नहीं है, ह्यूमस भी नहीं है, तो वहाँ की पूरी रेत होती है. जैसे मिट्टी मतलब जिस सॉइल में ह्यूमिडिटी और ह्यूमस हो उसको बोलेंगे मिट्टी. ओके, और जिसमें ये चीज़ें नहीं हो, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, ह्यूमस भी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रेत. ओके, जिसके पार्टिकल्स में जिसके अंदर जिस सॉइल पार्टिकल्स में ह्यूमस और ह्यूमिडिटी नहीं है. या द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड that soil form different types of rocks in that region over a long time is the same. So, the soil is formed out of the same parental rock and the different climatic influence is different. Soil are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure and humus. Soil कैसे फॉर्म होता है, कैसे क्लासीफाई होता है, उसको अलग अलग तरह से कैसे क्लासीफाई करते हैं. हर सॉइल का कलर अलग अलग होता है, हर सॉइल का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, हर सॉइल का पेरेंटल रॉक, हर सॉइल का स्ट्रक्चर और हर सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी अलग अलग रहती है. ओके सर, या नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल. रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, okay, that is a ICAR, has divided the soil of India into 8 types. कितने types में divide किए? 8 types में. Of these, mountain and forest soil are formed at different altitude. Altitude मतलब height in the mountainous region. अब देखो सर, हमारे पास है alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और मार्शी और पैटी सॉइल. तो देखो सर, ये जो माउंटेन सॉइल है ना और फॉरेस्ट सॉइल है ना, ओके, माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. ओके, हाउ हाई आर दे अबाउट द सी लेवल. ओके, अब देखो सर, नंबर हम लोग स्टडी करेंगे एल्यूवियल सॉइल. ओके, या दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया. ये पॉइंट नंबर 1 है जिसको हम लोगों को लर्न करना है कि एल्यूवियल सॉइल कितने एरिया में स्प्रेड है? 43%. ओके, नाउ दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, नॉर्थ इंडिया में ये है, फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली in the east up to Satluj in the west and in the
डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। सर यहाँ पे वर्ड है डेल्टा। डेल्टा मतलब डेल्टा रीजन किसको बोलते हैं? एंडिंग ऑफ द रिवर पाथ, जहाँ पे रिवर का पाथ मतलब रिवर का फ्लो खत्म होता है, एंड बिगिनिंग ऑफ द ओशन और अ सी, दैट एरिया इज नोन एज द डेल्टा रीजन। ओके, तो देखो सर यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर है ना, ये हमारा है एल्यूवियल सॉइल। ओके, देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूवियल, सॉरी येलो, दिस येलो इज अवर एल्यूवियल सॉइल। देखो सर ये नॉर्थ इंडिया में आ गया, दिस येलो कलर। ओके, यहाँ पे देखो सर नंबर 1 लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। ओके, दिस इज अवर एल्यूवियल सॉइल। ओके, ये पूरा आ गया आपका येलो पाथ जितना भी है ना, ये हो गया हमारा। और ये जो है ना, ये डेल्टा रीजन इसको बोलेंगे हम लोग। दिस इज द डेल्टा एरिया। ओके, जहाँ पे एंडिंग ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स है एंड बिगिनिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड एज अ डेल्टा। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल इज ड्यू टू द alluvial deposition by the river. Okay, there is more proportion of potash. alluvial में ना कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? तो उसमें है पोटाश, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन इन दिस soil, and there is less proportion of nitrogen and humus. Okay, ये जो alluvial soil है ना, इट लैक्स, इसमें कमी है। किस चीज़ की कमी है? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। इसीलिए फार्मर्स लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एल्यूवियल सॉइल होता है ना, ओके, वहाँ ये लोग क्या करते हैं, बीच बीच में इनकी सॉइल में पल्सेस ग्रो कर देते हैं। क्या ग्रो करते हैं? पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, DAL, दाल, जो दाल खाते हैं ना हम लोग, दाल चावल एंड एवरीथिंग, सो दैट दालें। ओके, इफ़ the crops of pulses is grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. अगर हम, क्योंकि देखो दालों में ना बहुत सारा, दाल ग्रो करने में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। ओके, तो वो नाइट्रोजन की वैल्यू किस में चली जाएगी, क्वालिटी किस में चली जाएगी? सॉइल के अंदर। तो वो जो नाइट्रोजन का यहाँ पे लैक है, कमी है, ओके, वो इसको भर देता है, उसको स्टेबलाइज कर देता है। ओके, दैट्स वाई फार्मर्स ग्रो नाइट्रोजन। Okay, no, not nitrogen, sorry, but the pulses that contains nitrogen. Okay, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं leguminous crop. क्या बोलते हैं सर? Leguminous crop. Okay, if the crop of pulses is grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. Crop like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oil seeds, etc. can be grown in this soil. This soil मतलब alluvial soil. Now we will go with a red soil. अब देखो सर red soil कौन सा है हमारा? ये वाला लाल वाला कलर. So this is our red soil. Mainly in the southern areas, थोड़ा सा सेंटर और थोड़ा सा आएगा हम लोगों का ये ईस्ट वाला एरिया. ओके, या अब देखो सर रेड soil. It occupies 19% of total land of India. It is spread from Tamil Nadu, okay, the peninsular India up to Bundelkhand in the north. Okay, yeah, and from Rajmahal hills in the east up to the Kutch. Okay, up to the Kutch in the west. Such soil is found in the district of Uttar Pradesh. Okay, Uttar Pradesh में है. Then district of Udaipur, Chittorgarh, Dungarpur, Banaswada, Bhilwara. The soil is red in color due to presence of ferric oxide. Okay, अब देखो सर इस सॉइल में ना फेरिक ऑक्साइड होता है. Okay, that's why it is red in color. It becomes yellow, okay, while going down. लेकिन ये सॉइल जैसे जैसे नीचे जाता है ना, ओके, डाउन मतलब कैसा? यहाँ पर साउथ इंडिया में, ओके, ऊपर की तरफ इसका रेड है, जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे उसका कलर होता जाएगा येलो. लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल. इस सॉइल में लाइम की प्रॉपर्टी नहीं है, ओके, ग्रेवल की प्रॉपर्टी नहीं है, कार्बोनेट नहीं है, ओके,
देयर इज अ डेफिशिएंसी मतलब लैक ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, phosphate, nitrogen and potash in this soil. Crop like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato, etc. are grown in this soil. Okay, sir. Now we are moving to the next important soil, and that is a black soil. Okay. Now students, black soil is also known as a रेगर soil. या तो उसको हम लोग ब्लैक सॉइल बोलते हैं या तो हम लोग उसको बोलते हैं रेगर soil. Now this black soil or रेगर soil covers about 15% of total area of India. देखो सर, ये हम लोगों का है ब्लैक सॉइल. ओके, ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन में ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, देन यहाँ पर ब्लैक सॉइल है. ओके ना, तो दीज आर आवर ब्लैक सॉइल. ओके, चलो सर. यस सर, महाराष्ट्र, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल कवर्स 15% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया. दिस सॉइल वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा. देखो सर, यहाँ पे कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम वेरी वेरी लॉन्ग ईयर्स अगो कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो लावा यहाँ पे गिरा, उसी लावा से क्रिएट हुआ ब्लैक सॉइल. ओके, yeah. Okay sir, such soil is found in entire Maharashtra, western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, certain parts of Karnataka, in Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi and Dang district have this type of soil. Lava rocks and climate plays an important role in the formation of such soil. There is more proportion. Okay, यहाँ पे chemical properties क्या क्या है soil में? Iron, lime, calcium, potash, aluminium and magnesium. Okay, magnesium carbonates in this type of soil. It is considered to be quite fertile. Black soil is very very fertile. This soil has a capacity of retaining मतलब to hold for a long period. ज़्यादा टाइम तक अपने आप में रखे रहना. क्या? Moisture. इसीलिए इसको बोलते हैं चिक्की मिट्टी. चिक्की मिट्टी क्यों? क्योंकि अगर इस सॉइल में पानी डाला तो वो पानी जल्दी इस सॉइल में एब्जॉर्ब मतलब चला नहीं जाएगा, काफ़ी टाइम तक वो उसको अपने आप में पकड़े रखेगा, गीला बनाए रखेगा. ओके, इट इज़ हैविंग अ मोर it is having a quality of retaining more moisture. Wherever the moisture dries up, they develop fissures मतलब cracks. देखो सर, अभी ये सॉइल है, ठीक है. अगर ये सॉइल में से पानी कम होता गया, देखो पहले इसमें पानी था तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता गया तो वैसे वैसे वो ड्राई होती गई. तो ड्राई होगी तो इसमें क्या क्रैक डेवलप होंगे? क्रैक्स. देखो जैसे मेहंदी लगती है ना, तो मेहंदी लगती है तो उस टाइम में मेहंदी गीली होती है, बहुत सारा पानी उसके अंदर रहता है, गीली होती है, तो वो उसकी लाइन जैसे आप सीधी ड्रॉ करोगे तो सीधी, लेकिन जैसे जैसे मेहंदी सूखी जाएगी वैसे वैसे उसमें क्रैक्स आते जाएंगे. इसी तरह ओके, ये सॉइल ब्लैक सॉइल में से जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता गया, दैट विल डेवलप अ फिशर्स, दैट इज अ क्रैक्स. क्रॉप लाइक कॉटन, लिनसेट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको and urad are grown in this soil. As it is more suitable to cotton, the soil is also known as cotton soil. Okay, इसमें बहुत अच्छा cotton grow हो सकता है. That's why it is also known as cotton soil. Okay, so this is our black soil. Okay, now next we will go for laterite soil. Laterite soil is the name of this soil, laterite, is derived from the Latin word later, which means a brick. It is red in color due to iron oxide. Okay, अब ध्यान देना सर. Red soil is red in color because of ferric oxide, and this soil, laterite soil, is red in color because of iron oxide. When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter. Okay, and when it is dry, it is very very hard. जब ये सॉइल गीली होती है तो बहुत ही स्मूथ होती है बटर की तरह. ओके, और जब भी ये सॉइल ड्राई होती है तो इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड. It is formed due to change of dry and moist climate
and due to prevention of silica based material. अब देखो सर, कहते हैं कि इस सॉइल में कोई सिलिका बेस्ड टाइप मटेरियल आता है, वो नहीं होता है, इसीलिए इस सॉइल की क्वालिटी ऐसी है कि गीली होने पे वो बटर जैसी स्मूथ हो जाती है और ड्राई होने पे वो बहुत ही हार्ड हो जाती है. ओके, या ओके सर, दिस सॉइल हैज डेवलप्ड इन अ हायर एरिया ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया. अब देखो सर, हमारे पास ये लेटरेट सॉइल है, ग्रीन कलर. ओके, तो लेटरेट सॉइल देखो कहाँ कहाँ पर है. ओके, इट इज मेनली इन द पेनिनसुलर एरिया. ठीक है, पेनिनसुलर देखो, ये मेरी पेनिनसुलर एरिया ये है हमारी. पेनिनसुलर आपको मालूम है, द एरिया सराउंडेड बाय 3 sides ऑफ वाटर. ओके, दैट इज नोन एज अ पेनिनसुलर. ओके, या पेनिनसुलर एरिया कहाँ गया, एरा. यस सर, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया. The soil contains more of iron, potash, aluminium. The soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew मतलब काजू, etc. can be grown after using fertilizers. ठीक है, कि अगर हम लोगों ने प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ डेजर्ट सॉइल. वो सॉइल जो हम लोगों को डेजर्ट एरिया में मिलती है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर क्लाइमेट इज एरिड. एरिड मतलब ड्राई और सेमी एरिड. द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल. इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व मिनरल्स. राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. In Gujarat, this type of soil is found in Kutch, some parts of Saurashtra. With irrigation facility, crops like millet, jowar can be cultivated in this soil. Okay. Now next is again a mountain soil. Mountain soil मतलब वो soil जो हमको mountainous area में मिलती है. This type of soil is found in the valley and the slopy region of Himalayas at the altitude मतलब height of about 2700 to 3000 meters. Its layer is very thin and is underdeveloped. This soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil is formed at a general altitude in the regions of पाइन एंड चिक ट्रीज. ओके, तो देखो सर, ये हम लोगों का डेजर्ट सॉइल जो ब्लू कलर का रहेगा वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा. और फिर हम लोगों ने देखा फॉरेस्ट सॉइल. तो फॉरेस्ट सॉइल हम लोगों का इधर है. ओके, और इधर की तरफ जहाँ पे हमारे हिमालयास हैं. ओके, या नाउ नेक्स्ट कम्स इज अ फॉरेस्ट सॉइल. ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड विद इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर्स टू 3100 मीटर. माउंटेन का क्या था, 2700 से लेकर के 3000 तक. और फॉरेस्ट का क्या है सर, 3000 मीटर से लेकर के 3100 मीटर्स. ओके, या इन अ कॉनिफरस फॉरेस्ट. कॉनिफरस फॉरेस्ट आपको मालूम है, ठीक है, कि जहाँ पे ट्रीज जो है वो कोन शेप में होते हैं. लेकिन कोन कैसा, इन्वर्टेड, उल्टा वाला कोन. ओके, इन्वर्टेड कोन ऐसा रहता है. ठीक है, जिससे जितना भी स्नोफॉल होगा, ओके, वो सारा स्नो नीचे गिर जाएगा, इस ट्री को इफेक्ट नहीं करेगा. ये सब चीज़ें हमको मालूम है. ओके, कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास एंड इन द सियाद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड तराई रीजन ऑफ हिमालयास. द surface of the earth is covered by the shaded leaves of trees and the upper part of the land becomes black due to increase in humus caused due to decaying leaves. It changes blue or red, okay, color while going down within the land. Besides tea, coffee, spices, other crops, okay, like wheat, maize, barley, paddy are also taken. The soil is found in the limited area. Okay, yeah. Now see our next eighth one. Our eighth one is a
मार्शी और पैटी सॉइल। नाउ मार्शी और पैटी सॉइल क्या होता है? देखो, मार्शी एरिया किसको बोलते हैं? ये मेनली दलदल वाली एरिया होती है कि जहाँ पर मेनली डेल्टा रीजन है ना, कि जहाँ पर पानी मिट्टी ज़्यादा तरफ से एकदम मिक्सचर बन जाए, ओके, ज़्यादा बहुत सारा मिक्स हो जाए वो, है ना, और वो पूरा दलदल वाला एरिया होता है। मतलब रेनी सीजन में तो वहाँ पे कुछ भी ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे रेनी सीजन ख़त्म हो, वो लैंड थोड़ी स्टेबल हो, तब जा कर के वहाँ पे हम लोग कुछ ग्रो कर पाते हैं। तो मार्शी और पैटी सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन अ ह्यूमिडिटी रीजन ड्यू टू एक्यूमुलेशन, मतलब कलेक्शन, ओके, ऑफ बायोटिक एलिमेंट। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड, मतलब मिक्स्ड अंडर वाटर, एंड व्हेन वाटर रिसीड्स मतलब रिड्यूसेस, ओके, पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। यहाँ पर हम लोग क्या ग्रो कर सकते हैं? पैडी, ओके, पैडी मतलब राइस, ओके। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल, बट इट शोज insufficiency of phosphate and potash. Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, and in Almora district, Uttarakhand. The soil has limited extent. Extent मतलब area. अब देखो सर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा फॉरेस्ट सॉइल के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये लेटरेट सॉइल भी देख लिया, रेड सॉइल भी देख लिया, ब्लैक सॉइल भी देख लिया, एल्यूवियल, ओके। तो ये जो हम लोगों का है, ओके, ये पूरा जो हमारा मैप है, ओके, दैट इज गोइंग टू कम इन आवर एग्जाम्स। इस मैप की एरिया हमको स्टडी करना है और आपके एग्जाम में क्या आएगा? लोकेट एनी वन एरिया और वन रीजन से of a alluvial soil or a black soil or a red soil or a laterite soil or a forest or a desert soil. Okay, now let's start with soil erosion. Erosion means removal. Okay, now erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. In other words, the faster transportation of particles of the surface land to other places by natural forces. अब देखो सर, सॉइल इरोजन में क्या होता है कि सॉइल की जो अपर लेयर है दैट इज बीइंग रिमूव्ड with the help of air and water, okay, with the force of air, with the pressure of water, okay, the upper layer of the soil is removing, okay, yeah. It takes many years to form upper layer. If the soil particles are carried away because of heavy rain or by a stormy wind, the agriculture production decreases. और अगर ये soil erosion होता रहा, okay, तो it will affect the agriculture. Why? Because agriculture में कुछ भी grow करेंगे तो वो upper layer पे grow करेंगे, और अपर लेयर ही नहीं होगी तो ग्रो कहाँ करेंगे? ओके, सो वी हैव टू स्टॉप दिस, ओके। इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर, सो soil erosion should be prevented. Now here are given some ways how we can prevent soil erosion, मतलब steps taken or measures to prevent soil erosion. Prevent मतलब stops, and stop and measures मतलब steps, okay, yeah. First of all, we have to control the grazing activity on the land. जितना भी कैटल्स हैं, okay, और वो कैटल जो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो उनकी ग्रेजिंग एक्टिविटीज को हमको कंट्रोल में रखने का है कि वो भले ग्रेजिंग करें लेकिन जो ग्रास है उसको वो रूट से ना खाएं, क्योंकि जैसे ही रूट से ले खाते जाएंगे वो लोग, उनकी ग्रेजिंग एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगा तो सॉइल लूज हो जाएगी, और लूज हो जाएगी तो इरोजन आराम से हो जाएगा. प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन काउंटर मेथड इन अ स्लोपी रीजन. अब देखो सर, जो भी स्लोपी रीजन है ना, स्लोपी रीजन मतलब जैसे ये स्लोपी एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, ये स्लोपी एरिया बोलते हैं.
और इस स्लोपी रीजन में अगर हम लोगों ने बीच बीच में प्लांटेशन कर दिया तो क्या होगा सर, ये सॉइल नीचे जल्दी इरोड नहीं होगी। ओके, इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोलते हैं काउंटर प्लॉइंग, कि यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से ग्रो कर दिया, फिर यहाँ पे ग्रो कर दिया, फिर यहाँ पे ग्रो कर दिया। ओके, तो इससे सॉइल का इरोजन बच जाएगा। देन प्लांट ट्रीज इन द फैलो लैंड। फैलो मतलब अनफर्टाइल, वो लैंड जो फर्टाइल नहीं है, वो लैंड जो बैडलैंड है, उसको बोलते हैं फैलो लैंड। अनकल्टिवेबल लैंड इज इक्वल टू ऑल्सो फैलो लैंड। अब फैलो लैंड में कोई ना कोई ट्री प्लांट करना है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या मैन्योर डाल करके उस ट्री को ग्रो करें हम लोग। ओके, सो दैट दिस फैलो लैंड कैन बिकम फर्टाइल। ओके, या देन काउंटर चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मतलब स्मॉल रिवर्स। अब देखो सर, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स, क्या डैम कंस्ट्रक्ट करना है, चेक डैम। देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपको पिक्चर दिया हुआ है। ओके, ये जो है ना, ये सीजनल रिवर का पिक्चर है कि इस रिवर में पानी कब होता है, व्हेन देयर इज अ रेनी सीजन। अदर देन रेनी सीजन दिस रिवर बिकम्स ड्राई, इसलिए इसको बोलते हैं सीजनल रिवर। अब ऐसे सीजनल रिवर में क्या करना है कि बीच बीच में हम लोगों को खड्डे खोद देने हैं। वी हैव टू डग समथिंग, सॉइल को पूरा डग कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक यहाँ पे पिट क्रिएट होगा। अब इस पिट में वेन एवर देयर इज अ रेनफॉल, तो ये पानी से पूरी रिवर भर जाएगी और ये पिट भी भर जाएंगे। बट दिस वाटर विल बी, क्योंकि देखो ऊपर का वाटर तो चला जाएगा लेकिन नीचे वाला वाटर रहेगा, बिकॉज इट इज इनसाइड। ओके, तो इस तरह से गड्ढे बनाने से नदी के बीच बीच में, दैट इज नोन एज चेक डैम। उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, चेक डैम। कल्टिवेट वेरी डीपली इन फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। जब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो ना, तो जब भी हम लोग सीड्स सो करते हैं तो वो सीड सो थोड़ा अंदर करें, इनसाइड द अर्थ, थोड़ा अंदर करें। ओके, ताकि ऊपर ऊपर करेंगे तो अगर हैवी पानी वगैरह आएगा, ओके, तो वो सॉइल को लेके जाएगा। लेकिन अंदर तक अगर वो सीड ग्रो होगा ना, तो वो सॉइल को अपने साथ चिपका के रखेगा, अपने साथ पकड़ के रख देगा। ठीक है, तो सॉइल इरोजन उसमें कम होगा। ठीक है सर। अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कंजर्व मतलब सॉइल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। सॉइल कंजर्वेशन is directly connected to retain मतलब regain the soil particle at their original place. Different remedies मतलब different steps are used at different places in the world according to its location and problem. If soil is not conserved, then there are chances of flood which enhances मतलब increases the risk against lives and property. Thus, soil conservation is very much necessary. अब देखो सर, अगर हम लोगों ने सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं किया, बचा के नहीं रखा, ठीक है सर, तो नेचुरली हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी और बाकी सब चीजें कहाँ कर पाएंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन लैंड। ठीक है, तो लैंड पे अगर सॉइल नहीं होगी तो इट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम मेनली फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, तो हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेमेडीज लिए हैं। रेमेडीज मतलब अगेन सॉल्यूशन स्टेप्स, ओके, ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। किस तरह से हम लोग सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल। देखो, जितना हो सके ट्री प्लांटेशन ज्यादा करें। ओके, जितना हो सके फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करते जाए। ओके, या प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस। रिवर गॉर्जेस मतलब ऑन द आइदर साइड ऑफ द रिवर। ओके, वहां पे बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करना है। इससे क्या होगा कि अगर सपोज कि रिवर में बहुत सारा पानी आया तो पानी के फोर्स से, पानी के बहाव से सॉइल के साथ चली जाएगी।
लेकिन रिवर के आसपास अगर हम लोगों ने बहुत सारे ऑन द बैंक्स, अगर हम लोगों ने ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैंक अगर हम लोगों ने बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया, तो ये ट्रीज के जो रूट्स हैं दे विल नॉट अलाउ water to carry away the soil with it. Okay? Yeah. A series of trees should be grown near a desert region to prevent the wind with more velocity. Velocity is a speed. It will stop the advancing desert. Advancing मतलब जो आगे बढ़ रही है, increasing. देखो अभी जहां जहां पे डेजर्ट एरिया है वहां पे भी हम लोग कोई ना कोई ऐसा प्लांट ग्रो करें जो डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में भी बहुत सारे प्लांट ग्रो होते हैं, कैक्टस एंड एवरीथिंग. तो सर यहाँ पे हम लोग जहाँ से डेजर्ट एरिया स्टार्ट हो रहा है और डेजर्ट एरिया के बीच बीच में बहुत सारे हम लोग ट्रीज प्लांट करें, ओके, जिससे हम लोग इस डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोक सके. ओके, या The river flood should be controlled by diverting their flow in other rivers or in dry river beds. अब देखो सर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये ड्राई रिवर है ना, ये रिवर है लेकिन अभी ड्राई है, ये सीजनल रिवर है, इसको बोलते हैं रिवर बेड. ठीक है, ये ड्राई है. तो सर अगर जो पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर मतलब द रिवर इन विच वाटर इज देयर थ्रू आउट द ईयर, उसको बोलेंगे पेरिनियल. तो देखो सर, अगर पेरिनियल रिवर में तो वैसे भी पानी होता ही है और रेनी सीजन में उसमें फ्लड सिचुएशन हो जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये जो पेरिनियल रिवर है इसके पाथ को कनेक्ट करना चाहिए ड्राई रिवर के साथ, ताकि उसका पानी इधर भी सप्लाई हो सके. और रेनी सीजन में जब हैवी रेनफॉल होगा और सब रिवर्स अगर कनेक्टेड होंगी आप एक दूसरे से, चाहे वो पेरिनियल हो चाहे वो सीजनल हो, ठीक है, तो नेचुरली पानी का फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फ्लड कंट्रोल सिचुएशन से हम लोग बच सकते हैं. ओके, या द अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चर, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब अनकंट्रोल्ड, पैस्चर इज अ ग्रेजिंग एरिया, लूजन द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन, इट शुड बी प्रिवेंटेड. अब देखो सर, यहाँ पे अगर ग्रेजिंग एरिया मतलब स्लोपी रीजन में अगर ग्रेजिंग होगा, है ना, यहाँ पे ग्रास ग्रो किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक कैटल्स को भेज देते हैं ग्रेसिंग करने के लिए और कोई कंट्रोल नहीं है, तो अगर उन्होंने रूट से ग्रास खाते गए तो नेचुरली यहाँ की सॉइल लूज हो जाएगी, पानी आएगा, ये पानी पूरी सॉइल को नीचे लेके आएगा. इसीलिए अब पैस्चर एरिया में हम लोग कंट्रोल रखें कि वहां पे जो भी ग्रेजिंग हो वो अंडर प्रॉपर गाइडेंस हो. ठीक है, या then method like horizontal cultivation, terrace farming etc should be implemented. Okay, then humus content should be added to soil which has lost its fertility. जहाँ पे भी हिली एरियाज हो ना, देखो जैसे ये हिली एरियाज है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, काउंटर प्लॉइंग. काउंटर प्लॉइंग मतलब यहाँ पे होना चाहिए टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग देखो यहाँ पर भी है, ये रहा, ये परफेक्ट एग्जाम्पल. ठीक है, या काउंटर प्लॉइंग होना चाहिए या टेरेस फार्मिंग होना चाहिए. तो टेरेस फार्मिंग मतलब जो स्लोपी एरिया है वहां पे कोई ना कोई प्लांट्स ग्रो हो जाएं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन उसको ग्रो करे, जैसे भी हो. ठीक है, इसको हम लोग एज अ प्लांटेशन भी यूज कर सकते हैं. टी, कॉफी, रबर, कोक, ये चीजें भी हम लोग यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और सॉइल इरोजन को और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. सॉइल इरोजन को बचाना और सॉइल कंजर्वेशन करना. ठीक है, या देन जो भी हमारी लैंड है जिसने अपनी फर्टिलिटी को लॉस्ट कर दिया है उसमें हम लोग बहुत सारा ह्यूमस डालें. ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर. ठीक है, ऑल द वेस्ट ऑफ ह्यूमंस, ऑल द वेस्ट ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, डेड एनिमल्स जो भी है. ओके, तो उससे हम लोग ह्यूमस क्रिएट करें, मैन्योर क्रिएट करें और उस अनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल बनाए. By implementing these remedies, soil can be conserved. The conservation of soil is a strong necessity of today. Government, society and people should work together for its conservation. So, soil conservation is very, very important. Not only government,
but we as a responsible citizens, we also have to take care that such soil is conserved. Okay, and there should be what you can say a stop. Okay, a stop to soil erosion, and we should be forward to conserve soil. So this we have done lesson number 8. Okay, natural resources. Okay, in which we learned about land as a natural resource, types of land, and then we went through with the soil erosion and soil conservation. Okay, thank you.